बताओ कहाँ तक हुआ है, वो बताओ। अच्छा। अच्छा, सर ने भी मेरे को वही बोला था कि रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ाने के लिए, और बाकी हो गया ना। ठीक है। पहले मैं प्रीवियस जो चीज़ें हो गया तो उसको एक बार रिकैप करा देता हूँ, पूरा तो नहीं होगा। मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगले क्लास में क्या हुआ था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हुआ था क्या? अच- अच्छा, डिजीज हुआ था, रेगुलेशन रेगुलेशन और भी पहले हो गया था क्या? अच्छा। अच्छा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ लिया ना? मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकता हूँ? अच्छा, बताओ रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? एमा- अच्छा, रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर, मतलब एल्वियोली के अंदर किस लिए प्रेजेंस होता है, मतलब लंग्स के अंदर किस लिए प्रेजेंस होता है? हाँ, तो उसके लिए भी बोल सकते हो, और लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, मेनली एक्चुअली कोलैप्स ना होने की वजह से। क्योंकि एक बार मान लो वो पूरा एयर बाहर कर देंगे, तो उसके बाद दोबारा एक्सपेंड करने के लिए वो ज़्यादा एयर चाहिए होगा। तो इसलिए वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हमेशा स्टोर रहता है। अच्छा, एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बारे में पता है ना? अ- अच्छा। ठीक है, उसके बारे में तो आज बताऊंगा, रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा। अच्छा, वहाँ पे देखोगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या क्या वॉल्यूम लेकर बनेगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ। देखो, एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक तो पढ़ना होगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या क्या लेकर बनता है? आई आर प्लस टीवी। सॉरी, आई आर नहीं, आई आर भी होगा। आई आर भी प्लस टीवी। तो, तो ये हो जाएगा ई आर बी प्लस टीवी। अच्छा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा? देखो, फंक्शनल नाम से ही देखो, कोई भी चीज याद करने का जरूरत नहीं है। जो फिगर है ना, हमेशा जब भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम याद करोगे वो ग्राफ के थ्रू याद करना, वो चीजें बेटर याद रहेगा, और कभी भी मतलब मेमोराइज करने का भी उतना जरूरत नहीं होगा। देखो, फंक्शनल रेसिडुअल बता रहा हूँ, फंक्शनल मतलब लंग्स को हमेशा फंक्शनल कंडीशन पे मेंटेन करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होगा। तो कौन कौन सा कैपेसिटी है जो लंग्स को फंक्शनल कंडीशन पे मेंटेन? ईआरबी प्लस आरबी। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसके थ्रू रेसिडुअल आ जा रहा है तो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। और फंक्शनल मतलब कभी भी मैक्सिमम अमाउंट पे भी एक्सपायर होने के बाद भी लंग्स को मेंटेन करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होगा। जब भी हम कैपेसिटी के बारे में बोलते हैं, मतलब वो मैक्सिमम चीजें को डिफाइन करता है ना। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम हम कितना इंस्पिरेशन के थ्रू ले सकता हूं, मतलब नॉर्मली तो इतना आता है, और इसके बाद मैं इतना एक्स्ट्रा ले सकता हूं। तो सिमिलरली वाइटल कैपेसिटी क्या क्या हो जाएगा? आई आर बी, आई आर बी प्लस ई आर बी प्लस टीवी। ये हो जाएगा वाइटल फंक्शन, मतलब लंग्स के अंदर जितने भी वाइटल फंक्शन होगा, मतलब इंपॉर्टेंट बता सकते हो लंग्स का जो नॉर्मल फंक्शन है। क्योंकि नॉर्मली इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन हो रहा है, और बाकी जो टाइटल वॉल्यूम आ रहा है, तो इसलिए ये वाइटल कैपेसिटी के अंदर। और टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर, तो हाँ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई आर बी, ई आर बी
टीवी प्लस यहाँ पे आरबी, और नहीं तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी। इस पर्टिकुलर पार्ट से ना देखोगे जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, एक तो वॉल्यूम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, नहीं तो फिगर से भी बन सकता है, और नहीं तो स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आता है। मतलब यहाँ पे देखोगे नॉर्मल वॉल्यूम जैसे इंस्पिरेटर, हर एक का जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के थ्रू भी इसको रेट करना है, क्योंकि डेफिनेशन से सीधा उसका जो वॉल्यूम है उसको मैचिंग करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो डेफिनेशन याद नहीं रहेगा तो तब भी दिक्कत होगा वॉल्यूम याद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी रेस्पिरेटरी पैसेज का थोड़ा ज़्यादा ये होगा, इंफॉर्मेशन होगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो बेटा, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, इस रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर देखोगे बॉडी के अंदर ह्यूमन के केस में रेस्पिरेशन के लिए जो दो मेन पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेनली देखोगे एक एरिया होगा जो एक्चुअल में सिर्फ कंडक्टिंग जोन के तरह काम करता है, और एक जोन होगा जहां पे देखोगे रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। तो एक तो होगा यहाँ पे कंडक्टिंग जोन, और एक जोन होगा रेस्पिरेटरी जोन। अब यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग जोन है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी जोन भी कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, और कौन सा टाइप का वहाँ पे टिश्यू प्रेजेंस होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन पे एक्चुअल में एयर का फ्लो होता है, और कौन कौन सा एक्चुअल में पैसेज के थ्रू और एक्सटर्नल एटमोस्फियर से लेकर लंग्स के अंदर जाता है। अब देखो कि सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं पहले एक वर्ड फ्लो के फॉर्म पे लिख दे रहा हूं और इसके बाद मैं फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो पहले तो होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इसके बाद होगा नाजल चेम्बर या नाजल पैसेज भी बता सकता हूं, अच्छा इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे शायद नहीं, अच्छा ठीक है जहाँ तक होता है लिख देता हूँ। इसके बाद होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, अच्छा एक काम कर देता हूँ, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज होगा नेजोफेरिंग्स, इसके बाद होगा ओरोफेरिंग्स, इसके बाद होगा लैरिंजोफेरिंग्स, इसके बाद देखो नेक्स्ट पैसेज जो होगा वो किसके अंदर जाएगा, ग्लॉटिस, अच्छा ठीक है लैरिंजोफेरिक्स लिख दिया तो ठीक है, इसको ये पहले ग्लॉटिस लिखना चाहिए था। ट्रैकिया, इसके बाद होगा प्राइमरी ब्रोंकी,
इसके बाद होगा सेकेंडरी ब्रोंकी, इसके बाद होगा टर्शियरी ब्रोंकी, और इसके बाद होगा, अच्छा बेटा, इनिशियल ब्रोंकियोल, इसके बाद होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसके बाद होगा पल्मोनरी ब्रोंकियोल, इसके बाद देखोगे रेस्पिरेटरी डक्ट, क्या एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, किसी को रेस्पिरेटरी डक्ट भी बोला जाता है। और इसके बाद होगा एल्वियोलर डक्ट हो गया ना, तो ये होगा एट्रिया, एट्रिया के बाद आएगा एल्वियोलर सैक, और इसके अंदर होगा एल्वियोली। देखो ये पाथवे देखो, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से लेकर लंग्स के अंदर जाने के लिए जो पैसेज होता है, इसको मैं एक और ग्राफ के फॉर्म पे लिखूंगा जहां पे कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन के बारे में मैं डिटेल्स बता रहा हूं। तो पहले आएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पार्ट पे, इसके बाद जाएगा नाजल चेम्बर या नाजल पैसेज, और इसके बाद होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ये तीन रीजन को कॉमनली बोला जाता है फेरिंग्स। इसके बाद ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, ब्रोंकियरी ब्रोंकी का देखोगे ऐसे, प्राइमरी ब्रोंकी को 1 डिग्री चेंबर बता सकता हूँ, 1 डिग्री ब्रोंकी भी बता सकता हूँ, इसको 2 डिग्री ब्रोंकी भी बता सकता हूँ, और इसको 3 डिग्री ब्रोंकी भी बता सकता हूँ। इसके बाद होता है ब्रोंकियोल का चेंबर, इसका इनिशियल, टर्मिनल, पल्मोनरी, इसके बाद आएगा एल्वियोलर डक्ट, क्या रेस्पिरेटरी डक्ट, अच्छा, इसके बाद एट्रिया, और एल्वियोलर सैक के बाद एल्वियोली। अब मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके थ्रू समझा रहा हूं कि कैसे एक्चुअल में पैसेज मतलब एयर कैसे पास होता है, और हर एक रीजियन पे भी कुछ सब रीजियन होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा पहले नहीं तो पढ़ा देता हूँ आज, क्योंकि शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, सुन लो एक बार।
क्या लग रहा है, टाइम नहीं हुआ? देखो, अब बाहर से लेकर अंदर के पार्ट का जो स्ट्रक्चर देखोगे, यह है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसके बाद ये जो पैसेज है, ये है नाजल चेम्बर। इसके बाद यहाँ का जो पार्ट है, ये है इंटरनल नॉस्ट्रिल, और ये है उबुला। फूट पाइप, क्या इसोफेगस बता सकते हो? एयर पाइप, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। इसका जो ओपनिंग होगा इसको बोला जाता है ग्लॉटिस, और इसका जो ओपनिंग होगा इसको बोला जाता है गालेट। और जो ग्लॉटिस का कवरिंग है इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। अब देखो बेटा, तो हम हर एक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देखो, और ये कहाँ पे प्रेजेंस होता है और कैसे काम करता है। सपोज मैं पहले जो पैसेज होगा वो होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब देखो, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये कहाँ पे प्रेजेंस है, इसका लोकेशन देखोगे, above the upper lip, और इसका नंबर देखोगे, ये हो जाएगा 1 पेयर। देखो, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये एक्चुअल में अपर लिप के अबव पोर्शन पे प्रेजेंस है, और इसका नंबर क्या है, 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंस है। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे एज सच कोई खास फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन होता है बाहर से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो आगे के पार्ट पे लेकर जाना है। अब यहाँ पे पैसेज पहले थोड़ा देख लो। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नाजल चेम्बर, इसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल, और इंटरनल नॉस्ट्रिल जो होता है वो जिसके थ्रू कवरिंग होता है, मतलब जब भी देखोगे, मैं इसका ये बता रहा हूँ क्योंकि जो पैलेट का जो एंड पार्ट होता है वहां पे उबुला करके एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंस होता है जो एक्चुअल में इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर करके रखता है। जब भी फूड ग्लिटरिंग होता है ना, जब भी वोमिटिंग के टाइम पे देखोगे, कभी कभी खाना एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पैसेज पे आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उबुला बंद नहीं होता है, इसलिए खाना आ जाता है। बट उबुला बंद हो जाएगा तो खाना कभी भी इस पैसेज पे अंदर नहीं आएगा। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल, इसके बाद देखोगे यहां से लेकर यहां तक का जो पैसेज है इसको बोला जाएगा फेरिंग्स। अब यहाँ पे ही मैंने 3 फेरिंग्स रीजन बताया था। इसके आसपास का जो फेरिंग्स रीजन होगा, मतलब इस रीजन पे जो फेरिंग्स होगा इसको बोला जाएगा नेजोफेरिंग्स। और यहाँ पे जो सीधा होगा इस रीजन के सीधा जो होगा वो हो जाएगा ओरोफेरिंग्स। देखो, ओरोफेरिंग्स किस लिए नाम हुआ, ओरल कैविटी के सीधा
जो पीछे का पोर्शन होगा उसको बोला जाएगा ओरोफेरिंग। और यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यहाँ पे फूड पाइप भी है, एयर पाइप भी है, और जो एयर पाइप है इसके जस्ट जो स्टार्टिंग हो रहा है इसका जो ओपनिंग होता है इसको बोला जाता है ग्लॉटिस, और सिमिलरली जो फूड पाइप का ओपनिंग होता है इसको बोला जाता है गालेट। और जो यहाँ पे एयर पाइप का जो ओपनिंग है ग्लॉटिस कवर्ड होता है एक लीप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है एपीग्लॉटिस। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे एपीग्लॉटिस के जस्ट नीचे के साइड पे यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो फेरिंग्स होगा इसको बोला जाएगा लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंग्स के पास में जो फेरिंग्स का पोर्शन होगा उसको बोला जाएगा लैरिंजोफेरिंग्स, और इसके बाद नीचे का जो पैसेज होगा वो ट्रैकिया नाम पे जाना जाता है। अब यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पैसेज जो होगा वो होगा नाजल चेंबर। तो नाजल चेंबर पे तीन एरिया के बारे में हमको पढ़ना होगा। एक होगा वेस्टिब्यूल रीजन, एक होगा रेस्पिरेटरी रीजन, और एक होगा ऑल्फैक्टरी रीजन। अब देखो कौन सा रीजन पे क्या प्रेजेंस होता है। जो वेस्टिब्यूल रीजन होता है इस बताओ क्लास के बीच में ऐसे करोगे तो ऐसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड है। देखो जो वेस्टिब्यूलर रीजन है इस पार्ट में क्या क्या प्रेजेंस है, कोर्स हेयर प्रेजेंस है, सिबेसियस ग्लैंड है, और स्वेट ग्लैंड है। और इसका फंक्शन देखोगे इसका फंक्शन क्या होगा, इट रिमूव्स द डस्ट पार्टिकल इन इनकमिंग एयर। क्योंकि देखो नाजल चेंबर का जो स्टार्टिंग का पैसेज है इसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल रीजन, और इस पार्ट पे देखो कभी भी अंदर पे हाथ डाल के देखना यहाँ पे ज्यादातर एक्चुअल में हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोर्स हेयर मतलब बहुत अमाउंट पे बहुत सारी अमाउंट पे हेयर प्रेजेंस है तब बोला जाता है कोर्स हेयर। और साथ में सिबेसियस ग्लैंड होता है और स्वेट ग्लैंड होता है, और कुछ म्यूकस ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंस है जिसके वजह से जो डस्ट पार्टिकल होता है यहाँ पे ट्रैप हो जाता है और वो अंदर पे नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा क्लीनिंग हो जाता है, हर एक पार्ट पे कुछ पार्ट होता है जो अंदर चला जाता है, फिर से क्लीनिंग होता है, फिल्टरिंग होता है, फिर जाकर अंदर के और जो इंटरनल पार्ट है वहां पे ट्रांसफर होता है। तो इसका फंक्शन हो जाएगा डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना। अगला स्ट्रक्चर देखो, रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन पार्ट पे देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंस होगा। मेनली इस रीजन पे देखोगे 3 नाजल कॉन्की प्रेजेंस होता है, और इनका जो नाम देखोगे सुपीरियर, मिडिल,
और इंफीरियर। नाजल एक कॉन्की का मीनिंग है एक्चुअल में एक बोनी रिजेस होता है, एक बोनी रिजेस है, जो बोनी रीजियन है वो एक्चुअल में इस फॉर्म पे प्रेजेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है इस रीजियन पे, यहाँ पे ऐसे देखोगे, कॉन्की का मीनिंग होता है एक्चुअल में कार्वेचर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस फॉर्म पे ऐसे प्रेजेंस होता है कर्वेचर। ये एक्चुअल में बोनी रीजियन है, जो नीचे का पोर्शन होगा वो इंफीरियर, मिडिल पोर्शन पे मिडिल और अपवर्ड पोर्शन पे सुपीरियर। ये ऐसे तीन टर्मिनल यहाँ पे प्रेजेंस होता है। अब इस पार्ट का फंक्शन देखो, और यहाँ पे और जो जो फीचर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा, इट इज कवर्ड बाय pseudostratified कॉलमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से कवरिंग होता है। हाँ लिख देता हूं, देखो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। हाँ सब कुछ प्रॉपर्टीज आ गया, मैं बता देता हूं। इसके बारे में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर पे रीड किया होगा ना, क्योंकि स्यूडो इसलिए देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में जो दो लेयर होता है, दो लेयर के फॉर्म पे दिखाई देता है, बट वो दो लेयर है नहीं, वो एक्चुअल में जो बेस होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्यूडो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, क्योंकि दो लेयर पे प्रेजेंस है इसलिए स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है। और कॉलमनर यहाँ पे जितने भी मोस्टली जो सेल है वो कॉलम जैसा दिखता है, इसलिए कॉलमनर, वहाँ पे सिलिया इसका ओपनिंग एंड पे प्रेजेंस है। और कॉलमनर सेल और क्यूबॉइडल सेल जो होता है वो मॉडिफाइड होकर ग्लैंडुलर सेल पे कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो होगा, क्योंकि इस रीजन का नाम देखो रेस्पिरेटरी रीजन है ना, तो मेनली यहाँ पे देखोगे, अच्छा इसका फंक्शन लिख देता हूं, इसका दो तीन फंक्शन होता है। इट ब्रिंग्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। साथ में देखो बेटा, बात मत करो, पहले देख लो। तो फर्स्ट काम जो है, इट ब्रिंग्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये किस लिए जरूरत होता है? देखो बाहर से जो भी हम एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है उसको हमेशा बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके देना पड़ता है, नहीं तो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड का देखोगे जो ऑस्मोलरिटी है, मतलब जो पीएच है वो चेंजेस हो जाएगा, और वो चेंजेस हो जाएगा था जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के थ्रू, हाँ तो पीएच लेवल चेंजेस हो जाएगा, तो एसिड और जो बेसिक कंडीशन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जिसके वजह से हमेशा बाहर से जो भी एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है
उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके सप्लाई करना पड़ता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो एसी का काम है, एयर कंडीशनर का काम है, वो उसके जैसा ही काम करता है, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर को सप्लाई करता है। इट एक्ट लाइक एयर कंडीशनर बता सकता हूँ। मतलब एक्चुअल में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ कर, नहीं ऑक्सीजन तो प्योर होगा भी तो उसमें फर्क नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस पर्टिकुलर एयर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना पड़ता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं गैसेस कंपोनेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी पार्टिकल्स आ रहा है, तो उसको तो रिलीज करना ही पड़ता है। हो सकता है कि गैसेस पार्टिकल के साथ और जो कुछ सब्सटेंस मिलावट आ रहा है उसके वजह से टेम्परेचर वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, बट इसको हमेशा, इसका मेन काम होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके सप्लाई करना है आगे का पार्ट पे। तो ह्यूमिडिफिकेशन का भी जो काम होगा वो इस रीजन के थ्रू होगा। एक तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इसको चेंज करेगा, और जो ह्यूमिडिटी है मतलब इसको ह्यूमिडिफिकेशन भी मैं बता सकता हूँ। और इस एरिया पे कुछ सीबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंस होता है। अच्छा, गॉबलेट सेल भी प्रेजेंस होता है। गॉबलेट सेल का भी जो मेन फंक्शन होता है, ये भी वन टाइप ऑफ म्यूकस ग्लैंड ही बता सकते हो, इसके थ्रू भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसके वजह से वहां पे वाटरी फ्लूइड नेचर होगा, और जो डस्ट पार्टिकल आएगा जो पहले ऑलरेडी कोर्स एयर के थ्रू ट्रैप हो गया था, वो आगे के पार्ट पे जाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वाटरी सब्सटेंस है उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। गॉबलेट सेल release mucus to trap dust particle। क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी रीजन पे ये तीन फंक्शन और यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंस है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो रीजन होगा वो है कौन सा रीजन? देखो कंडक्टिंग जोन नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं था क्या? ऑल्फैक्टरी रीजन। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर सेल प्रेजेंस होता है, कुछ सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंस होता है, जिसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का फंक्शन क्या होगा? ऑल्फैक्शन। जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन होता है उसका मेन काम होता है ऑल्फैक्शन, मतलब सेंसेशन, बाहर से स्मेल को, हाँ, इट सेंसेस द स्मेल, इट सेंसेस स्मेल ऑफ इनकमिंग particles in the air। तो ये हो जाएगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का फंक्शन, जो ऑल्फैक्टरी रीजन पे प्रेजेंस होता है। यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको सेनेटेरियन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, हो सकता है गलत हो रहा है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना बाद में। तो ये हो गया नाजल चेम्बर तक जितने भी पैसेज था इसके बारे में हमने देख लिया। तो इस रीजन के थ्रू स्मेल, जो इनकमिंग एयर के थ्रू जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके बारे में स्मेल के थ्रू डिटेक्ट करके बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस आ रहा है बॉडी के अंदर।
अब नेक्स्ट पैसेज देखो, इसके बाद जो पैसेज था वो था फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में तो बोल दिया ऑलरेडी। इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फोर्थ एंड एयर। और इसका 3 रीजन के बारे में भी बता दिया। नाइजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंग्स के बारे में और ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने का जरूरत है नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैसेज जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखो ग्लॉटिस के बारे में और एपिग्लॉटिस के बारे में। उससे पहले देखो जो वोकल चेम्बर है उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखो जो लैरिंग्स है हमारे बॉडी पे वोकल चेम्बर की तरह काम करता है। मतलब एक्चुअल में ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। और ये जो वोकल चेम्बर या लैरिंग्स के केस में देखोगे टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंस होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अरे 2 टाइप का कार्टिलेज होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। हाइलिन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है और इलास्टिक कार्टिलेज होता है। देखो तो यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है, यहाँ पे 2 टाइप का कार्टिलेज मिलता है। एक हाइलिन कार्टिलेज मिलता है और एक इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है। तो पहले कौन कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंस है उसके बारे में बता देता हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि उसका टाइप क्या है। देखो यहाँ पे जो टोटल कार्टिलेज मिलता है, एक तो है थायराइड कार्टिलेज, इसके बाद क्रिकॉइड, इसके बाद देखोगे एरिटिनोइड, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनेइफॉर्म और एपिग्लॉटिस। अब कार्टिलेज के टाइप के हिसाब से देखोगे, ये होता है हाइलिन कार्टिलेज, क्रिकॉइड भी देखोगे ये भी हाइलिन कार्टिलेज, एरिटिनोइड ये भी हाइलिन कार्टिलेज और ये 3 होगा इलास्टिक कार्टिलेज। इसका नंबर देखोगे ये भी, ये सिंगल होता है, क्रिकॉइड भी सिंगल होता है, एरिटिनोइड पेयर होता है, ये भी पेयर होगा 1 पेयर और ये भी 1 पेयर होगा।
और ए सिंगल होता है। तो जो एपिग्लॉटिस के बारे में बता रहा हूँ, जो एपिग्लॉटिस होता है वो लीफ सेपेड होता है, और ये मेनली कौन सा कार्टिलेज से बनता है? इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है। और शेप के हिसाब से पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगी तो उतना दिक्कत नहीं। ये सी सेपेड होता है, और ये सिग्नेट रिंग जैसा होता है। सिग्नेट रिंग मतलब रिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब जैसे मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर का अपवर्ड पोर्शन पे जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अच्छा, बाकी के बारे में उतना डिटेल्स पढ़ने का जरूरत नहीं, बस नाम याद रखोगे तो। एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक पे उतना ही नहीं है, सर ने जैसे बताया था तो मैं उतना डिटेल्स पे बोल दे रहा हूँ। बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से कभी क्वेश्चन अभी तक आया भी नहीं, बुक में ही नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे, जो वोकल कॉर्ड का चेम्बर होता है, एक एंटीरियर चेम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चेम्बर होता है। जो एंटीरियर चेम्बर है, इनको एक्चुअल में फॉल्स वोकल कॉर्ड बोला जाता है। और जो पोस्टीरियर चेम्बर है, इसको ट्रू वोकल कॉर्ड बोला जाता है। मतलब ये एक्चुअल में इट डज नॉट इन्वॉल्व इन फोनेशन। फोनेशन का मीनिंग है बात करना। मतलब साउंड प्रोडक्शन के लिए जो एंटीरियर चेम्बर होता है इसका कोई रोल नहीं होता है। जो पोस्टीरियर चेम्बर होता है, ये एक्चुअल में साउंड प्रोडक्ट मतलब साउंड का जो प्रोडक्शन होता है, ये इसके लिए इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स मेनली इन साउंड प्रोडक्शन। जूम करना है क्या? ओ अच्छा, ये हाँ, ठीक है। वोकल कॉर्ड का दो चेम्बर होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर चेम्बर का साउंड प्रोडक्शन पे कोई रोल नहीं है, और जो पोस्टीरियर चेम्बर है इसका साउंड प्रोडक्शन पे रोल है। तो इसका जो मेन काम होता है एक्चुअल में ह्यूमिडिटी सप्लाई करना, सप्लाई ह्यूमिडिटी टू पोस्टीरियर चेम्बर। क्लियर है? तो इसके बाद हमको किसके बारे में पढ़ना होगा? ट्राकिया के बारे में। ट्राकिया का देखो कि जो लेंथ होता है, ये 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे देखोगे, इट इज कवर्ड बाय इनकम्प्लीट सी सेपेट कार्टिलेजिनियस रिंग, which prevent the collapsing of the trachea। और जो सी सेपेट हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंस है, इसका नंबर 16 से लेकर 20 होता है कि 25 तक होता है अप्रोक्स।
देखो ट्रैकिया का जो पैसेज है इसका लेंथ देखोगे 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे इसका देखो सामने के साइड पे जो पैसेज है ये एयर पैसेज है क्या फुट का पैसेज है? एयर पैसेज है। और इस एयर पैसेज देखोगे जो ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी एयर फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई भी वहां पे सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं रहेगा, वो एक्चुअल में जो भी एयर जा रहा है वो करेक्टली पास नहीं होगा, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन पे पास नहीं होगा। जिसके वजह से देखोगे यहाँ पे ये वेंट्रल साइड से एक्चुअल में कुछ कार्टिलेजिनियस रिंग होता है जो हाइलिन कार्टिलेज से बनता है। और ये हाइलिन कार्टिलेज एक्चुअल में पीछे के साइड पे इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि पीछे के साइड पे क्या है, फुट पाइप प्रेजेंस है। तो जिसके वजह से ये सी सेपेड हाइलिन कार्टिलेज का जो रिंग है इससे सपोर्ट रहता है, क्योंकि इसके लिए मतलब ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना कर जाए। आप देखोगे नेक्स्ट जो पैसेज होगा, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकी एट टिप थोरासिक vertebrae। अब ट्रैकिया देखोगे नीचे तक जाने के बाद और भी नीचे जाने के बाद ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल पोजीशन पे जाकर ये दो पार्ट पे डिवाइडेड होता है। और उस दो पार्ट को क्या बोला जाता है? प्राइमरी ब्रोंकी। एक चेम्बर राइट लंग्स के अंदर जाएगा और एक चेम्बर लेफ्ट लंग्स के अंदर जाएगा। राइट लंग्स के अंदर राइट प्राइमरी ब्रोंकी और लेफ्ट के अंदर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। अच्छा, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, ए लाइन याद रखना। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये बात नहीं करना है। तो ये हो जाएगा एपिग्लॉटिस, ये हो जाएगा लैरिंग्स, इसके बाद देखोगे ट्रकिया, और यहाँ पे ऐसे सी सेपेड हाइलिन कार्टिलेज होगा। इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज।
और ये जो लोकेशन है ये है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। और ये देखोगे ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा, लेफ्ट लंग्स, और ये हो जाएगा राइट लंग्स। अब लंग्स का डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, और ये हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, ये फिगर पता भी होगा, स्वीट एंड सिंपल। अच्छा देखो, एक मैं कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है जनरली। नाजल चेम्बर, इंटरनल नोस्ट्रेल, इसके बाद देखोगे फेरिंग्स। मैं कुछ पोर्शन हाइड कर रहा हूँ। इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, बहुत साउंड आ रहा है, चुपचाप सुनो। इसके बाद डिस्कशन अभी नहीं बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, नेक्स्ट पैसेज होगा एल्वियोलर डक्ट, और इसके बाद होगा एट्रिया, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोली। अब इस पर्टिकुलर फिगर पे देखो, यहां से लेकर कहां तक देखो, यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल तक देखोगे। अच्छा सॉरी, एल्वियोलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। अच्छा देखो, यहाँ तक का जो पैसेज होगा ये होगा कंडक्टिंग जोन। और यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखोगे यहां तक का जो पैसेज होगा ये होगा रेस्पिरेटरी जोन, जो एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने दो रीजन के बारे में बता रहा हूँ, एक है जो कंडक्टिंग जोन और एक जोन है जिसको रेस्पिरेटरी जोन क्या एक्सचेंज जोन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोली तक का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक्सचेंज होता है, बट मैक्सिमम जो एक्सचेंज होगा वो एल्वियोली पार्ट पे होगा। और ये जो पार्ट है ये सारी के सारी कंडक्टिंग जोन है। एक और क्वेश्चन आता है, देखोगे जो ट्रैकिया का पैसेज है, मतलब जो सी सेपेट हाइलिन कार्टिलेज का एक्सटेंशन देखोगे, मैंने ट्रैकिया नहीं लिखा हूं क्या, अच्छा
ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये कर देता हूँ। अब देखो यहां से लेकर, मतलब ट्रैकिया से लेकर देखोगे कहां तक होगा, इनिशियल ब्रोंकियोल तक, यहाँ पे होगा सी सेपेट कार्टिलेजिनियस रिंग। ट्रैकिया से लेकर जो इनिशियल ब्रोंकियल तक का पैसेज देखोगे, यहाँ पे सी सेपेट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंस होगा। और मैंने स्पेसिफिकली ट्रैकिया के अंदर जो था वहां पे 16 से लेकर 25 ऐसे सी सेपेट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंस होता है, ये मैंने बताया था। तो एक तो हो गया कंडक्टिंग जोन, एक हो गया रेस्पिरेटरी जोन क्या एक्सचेंज जोन, और एक जोन हमको समझ में आ गया जो सी सेपेट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंस होता है। और एक और देखोगे जो ब्रोंकियल ट्री होगा, मतलब जहां तक ब्रोंकियल का प्रेजेंस होगा, तो उस ट्री को ब्रोंकियल ट्री भी बता सकता हूं, और इस ट्री को रेस्पिरेटरी ट्री भी बता सकता हूं। जहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, इसको रेस्पिरेटरी ट्री भी बता सकता हूं। और इस ट्री को, क्योंकि एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, बहुत सारे ब्रांच फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर ट्री को मैं ब्रोंकियल ट्री भी बता सकता हूं। अब यहाँ पे देखोगे जो 150 ml जो एयर जो टाइडल वॉल्यूम का देखोगे जो ब्लॉक हो जाता है, वो एक्चुअल में इस रीजन के अंदर ब्लॉक होता है। जो रेस्पिरेटरी जोन से पहले तक का जो रीजन है, मतलब पल्मोनरी ब्रोंकियल तक का जो पैसेज है, यहाँ पे एक्चुअल में इस पैसेज के अंदर 150 ml एयर जो होता है ब्लॉकेज हो जाता है। और इसलिए क्योंकि उसका मेन रेस्पिरेशन पे कोई काम नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है, जिसलिए इसको बोला जाता है एनाटॉमिकल ब्लॉक स्पेस, सॉरी ब्लॉक नहीं, डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और एयर देखोगे 150 ml होता है। हाँ अप्रोक्स, ये सारे एक्चुअल में अप्रोक्स पे काउंट किया जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। टोटल फाइट जो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 होता है ना, 350 ml एक्चुअल में बॉडी के रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, और 150 ml जो एक्चुअल में कोई रोल नहीं होता है, वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंस हो जाता, ब्लॉकेज हो जाता है। अब यहाँ पे टिश्यू के हिसाब से भी बता सकते हो, जैसे इस पार्ट पे देखोगे यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंस होगा वो स्क्वामस एपिथेलियम होगा, क्योंकि उस एरिया पे एक्सचेंज होगा जहां पे स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंस होता है, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन का थिकनेस देखोगे बहुत पतला होता है, थीन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जहां जहां एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंस होगा। इसका अपवर्ड पार्ट पे एक्चुअल में जो ब्रोंकियल का रीजन होता है, यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे भी प्रेजेंस होता है, और यहाँ पे जनरली इस पर्टिकुलर एरिया पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंस होता है। नहीं बेटा अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखो लंग्स का स्ट्रक्चर। भाई सर पता नहीं मेरे को भी, मेरे को तो बोला गया क्लास लेने के लिए, मैंने क्लास लेने के लिए आया, नहीं सही सर को क्या हुआ पता नहीं मेरे को। नहीं शायद बाकी क्लास में सर आ जाएंगे शायद। देखो बेटा फिगर देखो,
अब लंग्स का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना होगा। जैसे देखो, ये है ट्रैकिया, ये तो प्राइमरी ब्रोंकी पता है। ए लेफ्ट लंग्स, और ये राइट लंग्स। और यहाँ पे देखोगे लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है, जो कवरिंग होता है, इसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब अंदर के पार्ट पे देखोगे, और इसके अंदर जो कैविटी है, बीच का जो कैविटी है, इसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर इट फील्ड विद द प्लूरल फ्लूइड। और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट फ्रिक्शन, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन जो लंग्स का इनर पार्ट है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका जो फ्रिक्शन है बाहर से, जो भी प्रेशर आ रहा है, इसको एक्चुअल में मिनिमाइज कर देता है। कौन सा पार्ट? जो प्लूरल फ्लूइड है, वो एक्चुअल में फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब देखोगे जो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स है, यहाँ पे कुछ फीचर्स देखा जाता है। अब दोनों साइड पे देखोगे ऑब्लिक फीचर होता है, सॉरी ये तो हॉरिजॉन्टल फीचर है। और एक देखोगे जो यहाँ पे ये जो फीचर्स होगा, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल फीचर्स। और ये होता है ऑब्लिक फीचर। तो देखो यहाँ पे, और ये पोर्शन को बोला जाता है एपेक्स, और ये है इसका बेस। और यहाँ पे जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है मीडियस्टिनम। और ये जो नॉच है, इसको कार्डियक नॉच भी बोला जाता है। देखो, जब भी हम नॉच बोलते हैं ना, जैसे देखोगे मोबाइल पे ऐसे भी सेपेड नॉच होता है ना, जो फ्रंट कैमरा होता है वहां पे भी सेपेड नॉच होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे जो लेफ्ट लंग्स है, यहाँ पे भी ऐसे एक भी सेपेड नॉच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे हार्ट प्रेजेंस होता है। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखोगे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंस होगा। देखो, इस नॉच को बोला जाता है कार्डियक नॉच, और इस पर्टिकुलर जो बीच का जो स्पेस है, इसी को बोला जाता है मीडियस्टिना। क्लियर है? और यहाँ पे कौन कौन सा फीचर्स याद करना होगा? देखो, जो लेफ्ट लंग्स होगा, यहाँ पे एक फीचर प्रेजेंस होता है हॉरिजॉन्टल फीचर। और जो राइट लंग्स होगा, इसका तीन फीचर होगा, मतलब दो फीचर होगा, एक हॉरिजॉन्टल फीचर और एक ऑब्लिक फीचर। बट जोनेसन के हिसाब से देखोगे यहाँ पे तीन जोन होगा, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर जोन। और यहाँ पे सुपीरियर जोन और इंफीरियर जोन। हाँ, इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। दिल टूट गया था तो दोबारा जोड़ना पड़ेगा।
अभी ना टूटे तो बेटर ही है, जोड़ने का भी जरूरत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना टूटे तो वही बेटर होगा, अभी जोड़ने का भी जरूरत नहीं होगा। ठीक है बता रहा हूँ, पहले मेरे को ये कंप्लीट करने दो, इसके बाद बता रहा हूँ। अच्छा देखो, लंग्स का कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, इट इज स्पॉन्जी इन नेचर, नो सेंट्रल कैविटी, इज प्रेजेंट, it does not have auto excitation and relaxation capability। अब बताओ, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लंग्स के पास कोई ऑटो एक्साइटेशन पावर है क्या? तो इसका जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता है थोरेसिक केज के थ्रू। तो वहां पे देखोगे, ऑलरेडी पढ़ लिया ना, तो स्टर्नम जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और जो डायफ्राम होता है वो मेनली रेगुलेट करता है लंग्स का जो फंक्शन है, और जो टोटल थोरेसिक केज का स्ट्रक्चर, वहां पे तो हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, तो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल लेयर मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर जिसको हम बता रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। हाँ बता रहा हूँ। तो इसके अंदर भी दो पार्ट होता है, जो आउटर होगा इसको बोला जाता है पैराइटल, और जो इनर होगा इसको बोला जाता है विसेरल। और दोनों का ओरिजिन देखोगे, ये एंडोडर्मल होता है, सॉरी एंडोडर्मल नहीं, मिजोडर्मल होता है। देखो, जब भी कोई मेम्ब्रेन का देखोगे, यहाँ पे एक अंदर की तरफ कैविटी है और बाहर के तरफ जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में मिजोडर्म से कवरिंग है। तो यहाँ पे जो सिलोम फॉर्म हो रहा है वो ट्रू सिलोम होगा। हाँ, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर प्रॉपरली एक्चुअल में मिजोडर्म लेयर से कवरिंग होगा तो वो ट्रू सिलोम होगा। तो ये तो हो गया उसका कवरिंग। अब देखोगे, इन बिटवीन टू लेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन a cavity is present जिसको बोला जा रहा है प्लूरल कैविटी। इट स्टोर विथ प्लूरल फ्लूइड। कभी कभार देखोगे इसका मेन फंक्शन तो है इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, बट कभी कभार देखोगे जो दो प्लूरल मतलब मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंस है, वहां पे कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस केस में वो उसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड है उसका अमाउंट बढ़ जाता है
और उस कंडीशन पे जो नॉर्मल ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जो एक्सचेंज है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वहाँ पे लंग्स के अंदर एक पेन जैसा फीलिंग होता है, और उस फीलिंग को बोला जाता है डिस्पोनिया। तो डिस्पोनिया के बारे में एक्चुअल में यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस बोल दे रहा हूँ। तो डिस्पोनिया और उस पर्टिकुलर जो केस है उसका एक और नाम भी होता है, प्लूरल, क्या था, प्लूरल एपिकेसिस आया था, प्लूरल इफ्यूशन, हाँ, प्लूरल इफ्यूशन, सॉरी, प्लूरल इफ्यूशन बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूँ। देखो, दो चेम्बर है, राइट और लेफ्ट। इसका वेट देखोगे, ये होता है 725 मिलीग्राम, और ये होता है 675 मिलीग्राम। तो इसके बाद देखो, यहाँ पे राइट लंग्स के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज बताया था, इट हैज सुपीरियर, मिडिल, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। और लेफ्ट लंग्स के अंदर देखोगे, सुपीरियर लोब और होगा इन्फीरियर लोब। और कुछ ब्रोंकी का चेम्बर के बारे में बता देता हूँ। क्या बता रहा हूँ, क्या बताओ? एनसीईआरटी पे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें है नहीं जो मैंने ऑलरेडी बताया। क्वेश्चन देखो, हमको हमेशा पढ़ना तो होगा एनसीईआरटी, बस उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली पता हो जाए, उसका प्रोसेस पता हो जाए, उसके लिए मतलब जितने भी सीपीआर के हिसाब से लेक्चर है उसके अंदर कंप्लीट हो रहा है तो हम डिटेल्स बताते हैं, और जब भी देखता हूँ कि सीपीआर के हिसाब से ये कम है, लेक्चर कम है, तब हम छोड़ते हुए हैं कि जहाँ तक बोलना है, जितना एनसीईआरटी पे है उतना ही बोलना है। अब देखो, नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकी, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे देखोगे, अच्छा सॉरी, प्राइमरी नहीं, ये राइट लंग्स पे देखोगे 3 होगा, और लेफ्ट लंग्स पे देखोगे इसका 2 ब्रांच होगा। जो सेकेंडरी ब्रोंकी होगा, राइट लंग्स पे देखोगे वहां पे 3 चेंबर था ना, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, तो वहां पे 3 होगा, और लेफ्ट लंग्स के केस में इसका जो ये होगा ब्रांच होगा 2 होगा। सिमिलरली टर्शियरी ब्रोंकी देखोगे, ये भी राइट और लेफ्ट के हिसाब से देखोगे, राइट पे होता है 10 और लेफ्ट पे होता है 8। तो यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी बाकी है, बता सकता हूँ,
और इसके बाहर के तरफ यहाँ पे एनसीईआरटी बुक पे देखोगे, यहाँ पे रिब्स का एक कार्ड पैसेज है, कार्ड एंड ऑफ रिब करके। यहाँ पे ऐसे बाहर के तरफ देखोगे, क्या हुआ? ऐसे दोनों साइड से कर लेना। कार्ड एंड ऑफ रिब। अच्छा, कुछ सर्फेक्टेंट के बारे में बोल देता हूँ, अभी तो टाइम तो है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस तो हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, बट हटाऊंगा भी कैसे बेटा? तो ये चैप्टर खत्म हो गया ना? इसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होगा ना? थैंक यू बेटा।